नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे हिंदी की। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश की जितनी भी वैकेंसी होती हैं, जैसे कि आपका लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, आपका आरओ हो गया, एआरओ हो गया, यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, पीईटी, या फिर जितने भी उत्तर प्रदेश संबंधित वैकेंसियाँ होती हैं, हर एक वैकेंसी में वो आपका हिंदी का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो हम लोग हिंदी के सीरीज को लेकर चल रहे हैं और हिंदी के सीरीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही बखूबी तरीके से हिंदी को समझते हुए आगे चलेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी को ये समझ लेते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि अगर किसी चीज़ को पढ़ना है तो हम लोग उसकी उत्पत्ति को पढ़ना होगा। जैसे हम लोग उत्पत्ति समझ लेंगे, कहाँ कहाँ उसका उपयोग किया गया है, उसका संविधान में कहाँ रोल है, अर्थात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान में वो किस तरीके से उल्लेखित किया गया है, हम लोग उसको कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उसको मतलब महत्व दिया गया है, वो सब चीज़ें हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो हमने आज की टॉपिक रखी है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। किसकी? हिंदी भाषा की उत्पत्ति की हमने आज की टॉपिक रखी है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हेडिंग क्या है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में। ठीक, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे? सबसे पहले हम लोग भाषा को समझ लेते हैं, भाषा होता क्या है। ठीक, क्वेश्चन पूछता है कि भाषा क्या है, तो हम आपको बता दें भाषा जो है भाष धातु से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना या फिर कहना। भाषा किससे बना होता है? तो आपका भाषा जो होता है वो आपका भाष धातु से मिलकर बना है। किससे? भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? भाष धातु का अर्थ होता है बोलना या फिर कहना। क्या होता है? बोलना या फिर कहना होता है किसका? भाषा का। ठीक, अगर हम लोग नॉर्मल समझे, हम अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए जिन माध्यम का उपयोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। भावनाओं को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? भाषा कहते हैं। इसको अगर लिखित रूप में हम लोग कहें तो शब्दों के सार्थक या फिर सांकेतिक रूप को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। हम लोग इसको लिख लेते हैं सार्थक रूप में। शब्दों के सार्थक समूह या शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहा जाता है। ये हम लोग इसे पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लेते हैं। नॉर्मल अगर हम लोग को कहीं लिखना हो तो हम ऐसे नॉर्मल कर सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह या फिर संकेत को क्या कहा जाता है? भाषा कहता है। लेकिन हम लोग ऐसे भी बोलचाल में कर सकते हैं कि हम अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। इसी तरह कामता प्रसाद जी ने भी कहा था। कामता प्रसाद जी कहते थे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे में प्रकट कर सकता है तथा दूसरे के विचार को स्वयं भी समझ सकता है। क्या कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे में प्रकट कर सकता है तथा दूसरे के बातों को स्वयं भी समझ सकता है। क्या? किसके अनुसार? कामता प्रसाद जी के अनुसार। तो हम लिखते हैं पंडित कामता प्रसाद। पंडित कामता प्रसाद जी के अनुसार क्या कहा गया है? पंडित कामता प्रसाद जी कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा अर्थात भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को किसी दूसरे में प्रकट कर सकता है तथा स्वयं भी उसके विचार को समझ सकता है। अर्थात पंडित कामता प्रसाद जी क्या कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके
द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे के में प्रकट कर सकता है तथा स्वयं भी समझ सकता है। ठीक, भाषा की बात करें तो भाषा जो होता है वो वाक्यों से मिलकर बना होता है, वाक्य शब्दों से मिलकर बना होता है और शब्द ध्वनियों से मिलकर बनी होती है। ठीक, भाषा वाक्यों से, वाक्य शब्दों से और शब्द ध्वनियों से। कैसे? भाषा जो होता है, भाषा बना होता है वाक्यों से। किससे? वाक्यों से। वाक्य जो होता है आपका शब्दों से बना होता है। किससे? शब्दों से। और शब्द जो होते हैं आपकी ध्वनियों से बनी होती है ऐसे। ठीक, पंडित कामता प्रसाद के अनुसार भाषा को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा और एक सांकेतिक भाषा। कौन कौन सा? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, मौखिक भाषा के बाद लिखित भाषा, तीसरा आपका सांकेतिक भाषा। ठीक, 3 भागों में इनके अनुसार बांटा गया है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा क्या होता है? जिसमें हम लोग मुख के द्वारा बोल चाल के हम लोग अपने भावनाओं को प्रकट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मौखिक भाषा। सांकेतिक भाषा और लिखित भाषा क्या होती है? जिसमें हम अपने भावनाओं को प्रकट करने के लिए पत्र लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, किताब लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग किस में रखते हैं? लिखित भाषा में लिखते हैं। और सांकेतिक भाषा जो हम लोग संकेतों में बात करें, हमने बोला क्या है, ठीक है, हम लोग ऐसे मतलब सर घुमा देते हैं, कोई पल के हिला देते हैं। तो ये सब जो संकेतों में लोग बात करते हैं उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे गूंगे लोग बात करते हैं, बहरे लोग बात करते हैं, सब सांकेतिक भाषा होता है। ठीक, क्वेश्चन पूछता है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई पूछ ले तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। अर्थात हम जो बोलते हैं वो किसके माध्यम से निकलती है? तो वो ध्वनि के माध्यम से निकलती है। इसीलिए मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाती है? ध्वनि। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर बात कर दें हम लोग, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात कर दें तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण अर्थात अक्षर। वर्ण अर्थात अक्षर होती है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्वेश्चन पूछता है कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या फिर अक्षर है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका ध्वनि है। कुछ विद्वान सिर्फ दो ही भाषाओं को वैल्यू देते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तीसरी भाषा को वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन कामता प्रसाद जी ने 3 भाषाओं को वैल्यू दिया है और 3 भाषाओं के बारे में बताया है। ठीक, तो हम लोग इसके और भी आगे बढ़ते हैं। हम लोग बोलेंगे वर्ण क्या होता है या फिर ध्वनि क्या होती है। तो वर्ण होता है कि ध्वनियों का लिखित रूप आपका वर्ण होता है। क्या होता है? ध्वनियों का। आपसे पूछ दे वर्ण क्या होता है तो आप बताएंगे कि जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हीं ध्वनियों का ही लिखित ध्वनियों का ही क्या होता है? लिखित रूप होता है आपका वर्ण। ठीक, ध्वनियों का ही लिखित रूप होता है वर्ण। ध्वनियाँ जिस रूप में लिखी जाती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो ध्वनियों के लिखे हुए रूप को हम लोग बोलते हैं लिपि। क्या बोलते हैं? लिपि। ध्वनियों के लिखित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लिखित रूप जो होता है वो लिपि होता है। लिपि या फिर वो क्या होता है? लिपि। अर्थात ध्वनियों का जो लिखित रूप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिपि या फिर लिपि चिन्ह बोलते हैं। लिपि या फिर लिपि चिन्ह। अब क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि लिपि क्या होता है, ये हम लोग और भी आगे चल के समझेंगे। लेकिन अभी हमने ये समझा कि भाषा जो है भाष धातु से बनी हुई, जिसका अर्थ होता है बोलना या फिर कहना। अर्थात हम अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। माँ कामता प्रसाद जी के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्त कर मतलब दूसरे में प्रकट कर सकता है तथा दूसरे की भावनाओं को समझ सकता है। भाषा को 3 भागों में इन्होंने बांटा था, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अर्थात अक्षर। और हम लोग बताया था कि भाषा जो होते हैं वाक्यों से, वाक्य शब्दों से, शब्द अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। इनका और भी कुछ सार्थक रूप होता है, अर्थात वर्णों का फिर ध्वनियों का हम लोग जो सार्थक रूप होता है उसको एक बार लिख के समझ लेते हैं इसका सार्थक रूप क्या होता है। इसको हम एक बार रफ कर देते हैं फिर आपको समझाते हैं। हम लोग क्रम की बात कर रहे थे, क्रम में हम लोग बता देते हैं। सबसे पहले क्या होती है? ध्वनि। क्या होती है? आपकी ध्वनियों को मिला के हम लोग कई सारे ध्वनियों को मिला के हम लोग वर्ण बनाते हैं। अर्थात हमने
क्या बनाया था, वर्ण। क्या पता है हमने, हमने बनाया कि हमने वर्ण, वर्ण अर्थात अक्षर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अक्षर। ठीक, वर्णों से हम लोग क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। वर्णों से क्या बनाते हैं, तो शब्द बनाते हैं। शब्दों से हम लोग क्या बनाते हैं, तो पद बनाते हैं। पदों से क्या बनता है, वाक्य बनता है। क्या बनता है, वाक्य। और वाक्य से बनता है अन्विति। क्या बनता है, अन्विति। ठीक, अब हम लोग समझ लेते हैं ध्वनि। हमने बोला कि ध्वनि क्या होती है, जो हम मुख से आवाज़ निकालते हैं उसको ध्वनि बोलते हैं। वैसे ध्वनि तो अ से लेके मतलब जितने भी स्वर होते हैं उसको हम लोग ध्वनि की कैटेगरी में रखते हैं। और भी हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे समझेंगे कि मूल ध्वनि कौन सी है और संयुक्त ध्वनि कौन सी है। फिर अभी हम फिलहाल में हम समझते हैं कि ध्वनि क्या होती है। मतलब अ से मतलब जो भी स्वर होते हैं उसको ध्वनि कैटेगरी में रखा जाता है। छोटे छोटे वर्ड जो हमारे मुंह से निकलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनि। ठीक, ध्वनि उससे मिलकर बना होता है वर्ण अर्थात अक्षर। जैसे हमने बोला क, तो क आप नॉर्मल लिखते हैं, क लिखने का तरीका होता है कि क में आप हलंत आधा आधा क होता है और उसमें अ मिला होता है, तब जाके आपका क्या बनता है, क मिलता है। अर्थात ध्वनियों से मिलके आपका क्या बना, शब्द अर्थात वर्ण बना। ठीक, अब कई सारे वर्णों को हम अगर सही सटीक तरीके से या फिर सही तरीके से लिख देते हैं उसको हम वो क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। जैसे मान लीजिए हम एक लिखे म, एक लिखे ल और एक लिखे क, मलक, तो ऐसे कुछ शब्द ही नहीं बन रहा है। लेकिन अगर हम इसको सुसज्जित तरीके से सही तरीके से व्यवस्थित कर दें तो ये एक क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द। अर्थात वर्णों के सुसज्जित तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, और आपको शब्द बोलते हैं। जैसे हम लोग इसको उठाया तो हमने लिखा क, म और ल, तो हमने इसी को इस तरीके से लिख दिया आपका एक सटीक वे में और एक मतलब अच्छे तरीके से, तो वो एक सार्थक अर्थ देने लगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द। इसी तरीके से कई शब्द अगर होंगे उसको हम लोग और भी अरेंज तरीके से रखेंगे तो वो पद कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक आपका इसको एक मान लीजिए आपका शब्द बन गया है, तो है भी, और उस है खेलता राम क्रिकेट। ठीक, तो ये देखिए अभी ये बिखरा हुआ रूप है, तो ये आपको सही तरीके से समझ में नहीं आएगा कि ये कहना क्या चाहता है और इसका सटीक रूप क्या है। लेकिन अगर ये देखिए ये आपका अलग शब्द है, ये अलग शब्द है, ये अलग शब्द है और ये अलग शब्द है, अभी ये बिखरे हुए शब्द कहलाएंगे। लेकिन ये अगर इन शब्दों को हम सही तरीके से अरेंज करते हैं तो वो पद कहलाते हैं। जैसे हमने बोला, जैसे हम इसी को अरेंज करते हैं कि राम क्रिकेट खेलता है, तो अब ये जो है ये सारे क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे, क्योंकि ये क्या हो गए, ये आपका सुसज्जित तरीके से अर्थात सुव्यवस्थित हो गया। सुव्यवस्थित क्रम होगा किसका, शब्दों का, अर्थात शब्दों के सुव्यवस्थित क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, पद। अब जब इन्हीं पदों को हम लोग एक साथ इकट्ठा कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा आपका बन जाएगा वाक्य। ये क्या हो जाएगा, पूरा वाक्य हो जाएगा। नहीं तो अभी ये अलग अलग है तो उसको हम सुसज्जित तरीके से तो पद बोलेंगे, सुसज्जित तरीके से नहीं है तो ये नॉर्मल क्या है, शब्द है। अब ये क्या हो गया, वाक्य। ठीक, अर्थात पदों को सुसज्जित तरीके से व्यवस्थित पदों को हम लोग क्या बोल देते हैं, वाक्य, जिसका कोई एक मीनिंगफुल मतलब निकलता है, अर्थ निकलता है। ठीक, अब हम लोग बोलते हैं अन्विति क्या होती है। अन्विति वो होती है कि जैसे लिंग, वचन, पुरुष, कारक के आधार पे जो हम लोग संबंध स्थापित करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अन्विति बोलते हैं। हम लोग इसको और आगे चल के पढ़ेंगे, लिंग क्या होता है, वचन क्या होता है, पुरुष क्या होता है, कारक क्या होता है। अभी हम लोग धीरे धीरे अपनी सीरीज को आगे लेके चल रहे हैं। हम लोग इसको जो मतलब बेसिक पॉइंट है उसको मजबूत करते हुए चलेंगे कि आगे हमको और भी ज़्यादा आसानी हो पढ़ने में। ठीक, तो हम लोग समझ गए वाक्य क्या होता है। अब वाक्य को भी दो भागों में बांटा जाता है। वाक्य को दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग होता है आपका उद्देश्य, क्या होता है, उद्देश्य, और दूसरा भाग होता है आपका विधेय। उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उस वही क्या होता है, उद्देश्य होता है। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि हमारा उद्देश्य है एग्जाम को पास करना। उद्देश्य क्या, एग्जाम। क्या उद्देश्य है, एग्जाम को पास करना। किसको पास करना, एग्जाम। तो हम किसके बारे में बोले, एग्जाम के बारे में। तो एग्जाम क्या उद्देश्य है। हमने बोला राम क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट कौन खेलता है, राम। तो जिसके बारे में बोला जाता है वही उद्देश्य होता है। और विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो बोला जाता है, अर्थात उद्देश्य जो कर रहा होता है, अर्थात जो उद्देश्य है हमारा, वो उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसको हम लोग विधेय कहते हैं। अर्थात उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है जिसके बारे में कुछ, जिसके बारे में कहा जाए,
जिसके बारे में कहा जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उद्देश्य। विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो कहता है, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग विधेय बोलते हैं। जैसे हमने बोला कि राम क्रिकेट खेलता है, हमने क्या बोला, राम क्रिकेट खेलता है। इसमें उद्देश्य क्या हो जाएगा, इसमें उद्देश्य हो जाएगा आपका राम। क्या हो जाएगा, उद्देश्य आपका राम हो जाएगा। राम कर क्या रहा है, तो राम क्रिकेट खेल रहा है, तो ये क्रिकेट खेलना आपका क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधेय। तो यही है वाक्य के दो भागों, उद्देश्य और विधेय। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। बस आप नॉर्मल समझिए, आप कोई खुद ही एग्जाम्पल लीजिए कि हमारा उद्देश्य है एग्जाम को पास करना। क्या करना, हमारा उद्देश्य है एग्जाम को पास करना। तो किसको पास करना, एग्जाम को। तो जिसके बारे में बोल रहे होते हैं वही हमारा उद्देश्य होता है। ठीक, हम उसको और भी आगे पढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। तो ये रहा कुछ भाषा के बारे में चर्चा। हम लोग हिंदी के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हमने बताया हिंदी भाषा की उत्पत्ति, जिसमें से हम लोग भाषा को क्लियर किया। अब हम लोग हिंदी को क्लियर करते हैं, हिंदी क्या है। अर्थात क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है, हिंदी कौन सी भाषा है, हिंदी के परिवार कौन सा है, हिंदी किस अपभ्रंश से है। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछता है, उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं हिंदी को। किसको हम लोग क्लियर करते हैं, तो हिंदी को क्लियर करते हैं। हिंदी को देखा जाए तो 1000 ईस्वी के आसपास से हिंदी का प्रचलन कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगा। किस कब से, 1000 ईस्वी के आसपास से हिंदी का प्रचलन कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगा। ठीक, हिंदी पूछता है कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो आप बोलेंगे हिंदी जो है आपकी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक, हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो हिंदी की उत्पत्ति आपकी संस्कृत के सिंधु से हुई है। हिंदी की उत्पत्ति की बात कर दें तो हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत के सिंधु से हुई है। हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई है, हिंदी की उत्पत्ति। क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले हिंदी का उपयोग कहाँ किया गया था या फिर किसने किया था, तो सबसे पहले हिंदी का उपयोग ईरान में किया गया था, ईरानियों द्वारा। अर्थात सर्वप्रथम उपयोग की बात करते हैं, सर्वप्रथम उपयोग की बात करते हैं तो सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, तो ईरानियों ने सर्वप्रथम उपयोग किया था हिंदी का। किसने, ईरानियों ने सर्वप्रथम हिंदी का उपयोग किया था। कि हिंदी क्या होता है, कि वो लोग किस मतलब बेहतर तरीके से समझाए थे। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हिंदी जो है किस परिवार की भाषा है, हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हम आपको बता दें हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी पूछ दे किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। अब क्वेश्चन अगला ये पूछता है कि हिंदी किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ है, अर्थात किस अपभ्रंश की देन है, तो हिंदी आपकी सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो अगर आपसे अपभ्रंश पूछ दे, तो आप कहेंगे कि सौरसेनी अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है आपका हिंदी। अब अपभ्रंश क्या होता है, अपभ्रंश को हम लोग हिंदी की जननी बोलते हैं। अपभ्रंश को क्या बोलते हैं, अपभ्रंश को हम लोग हिंदी की जननी बोलते हैं, हिंदी की जननी बोलते हैं अपभ्रंश को। वैसे तो आप देखें तो हिंदी उसकी उत्पत्ति संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई है, लेकिन अपभ्रंश को हम लोग हिंदी की जननी बोलते हैं। अगर हम लोग ऐसे भी देखा है तो अगर पूछ दे सबसे प्रथम भाषा कौन सी है आपकी, तो सबसे प्रथम भाषा आपकी संस्कृत है, लेकिन फिर भी हम लोग हिंदी को अपभ्रंश की जननी कहते हैं। किसको अपभ्रंश की जननी कहते हैं, हिंदी को। क्वेश्चन पूछे सबसे प्राचीन भाषा, तो सबसे प्राचीन भाषा की अगर बात करें तो सबसे प्राचीन भाषा है आपका संस्कृत। कौन सी है, संस्कृत। ठीक, तो हिंदी के बारे में ये कुछ खास पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। 1000 ईस्वी के आसपास से हिंदी का प्रचलन बढ़ने लगा। हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। सर्वप्रथम हिंदी का उपयोग ईरानियों ने किया था। हिंदी की उत्पत्ति अब देखेंगे तो संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई है। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। सौरसेनी को हम लोग अपभ्रंश को क्या कहते हैं, हम लोग हिंदी की जननी कहते हैं। ठीक, सर्वप्रथम भाषा कौन सी है, संस्कृत है। संस्कृत को हम लोग देव भाषा या फिर देववाणी के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत को हम लोग क्या बोलते हैं, तो संस्कृत को हम लोग
भाषा या फिर देव वाणी के नाम से भी हम लोग जानते हैं संस्कृत की। तो हम लोग देव भाषा, देव वाणी या फिर आर्य भाषा के रूप में जानते हैं। देव भाषा, देव वाणी या फिर आर्य भाषा के रूप में हम लोग जानते हैं किसको? संस्कृत को। तो हम लोग थोड़ा आर्य भाषा को भी कंप्लीट पकड़ लेते हैं और आर्य भाषा को समझ लेते हैं। मतलब ये जो संस्कृत है इसके भी हम लोग समझ लेते हैं कि आर्य भाषा का जो विकास है वो कब से कब तक इसकी समय अवधि की चर्चा की गई है। तो हम बताते हैं कि आर्य भाषा की बात करते हैं तो भारत में आर्य भाषा का प्रचलन तो हम देखते हैं। तो आर्य भाषा का प्रचलन जो है आपका आर्य भाषा अर्थात जो भारतीय आर्य भाषा है वो भारतीय आर्य भाषा का विकास 3 कालखंडों में आपका माना जाता है। प्रथम है प्राचीन आर्य भाषा। कौन सा है? प्राचीन आर्य भाषा। उसके बाद आपका मध्य आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। ठीक। प्राचीन आर्य भाषा की समय अवधि कितनी है? तो प्राचीन आर्य भाषा की समय अवधि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। कितना? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है आपकी प्राचीन की। मध्य की पूछ दे तो मध्य की 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी की समय अवधि है आपकी मध्य में। कितना? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी का समय अवधि रखा जाता है मध्य आर्य भाषा में। आधुनिक आर्य भाषा की बात करते हैं तो 1000 ईस्वी से लेके अब तक का जो समय चल रहा है वो किस में चल रहा है? आधुनिक आर्य भाषा में चल रहा है। तो ये आर्य भाषा की कुछ पॉइंट हो गए। हम लोग आर्य भाषा किसको बोलते हैं? तो संस्कृत को बोलते हैं। ठीक। हम लोग इतना समझते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो हिंदी आए हैं वो हिंदी का विकास किस किस क्रम में हुआ है और कैसे कैसे हिंदी बना है। तो हम आपको बता दें सबसे पहले क्या था। तो सबसे पहले आप अभी हमने बताया सबसे पहली भाषा क्या है? संस्कृत। क्या है? संस्कृत। तो चलिए हम इसको साइड में लिखते हैं। तो सबसे पहली भाषा आपकी है संस्कृत। ठीक। संस्कृत से चलते चलते आगे बढ़ी तो संस्कृत से कहाँ आ गई? संस्कृत से आपकी आ गई पाली में। संस्कृत से आई पाली। पाली से और भी विकसित हुई तो कहाँ आई? प्राकृतिक में आई। पाली से विकसित हुई तो प्राकृत में आई। प्राकृत से थोड़ा सा और विकसित हुई तो अपभ्रंश में आ गई। प्राकृत से विकसित हुई तो अपभ्रंश में आ गई। अपभ्रंश से विकसित हुई तब आपकी बनी हिंदी। तो ये रहा हिंदी का कुछ क्रम। संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। अब ये जो संस्कृत होता है इस संस्कृत हमने बोला इसको देववाणी बोलते हैं या फिर देवों की भाषा बोलते हैं। संस्कृत को हम लोग देव वाणी या फिर देवों की भाषा के रूप में जानते हैं। पाली क्या होता है? पाली का सर्वप्रथम मतलब सर्वाधिक उपयोग महात्मा बुद्ध ने किया था। अर्थात ये बुद्ध का भाषा है पाली। महात्मा बुद्ध की भाषा है आपकी। कौन सी? पाली है महात्मा बुद्ध की भाषा। ठीक। प्राकृतिक किसकी भाषा है? तो प्राकृतिक हम जानते हैं महावीर स्वामी की भाषा। अर्थात महावीर स्वामी ने सर्वाधिक उपयोग किया था प्राकृतिक भाषा का। तो प्राकृतिक आपकी महावीर स्वामी की भाषा है। किसकी? महावीर स्वामी की भाषा है आपकी प्राकृतिक। अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश टूटी फूटी लैंग्वेज है अर्थात टूटी फूटी भाषा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपभ्रंश कहते हैं। टूटी फूटी भाषाओं को क्या बोलते हैं हम लोग? अपभ्रंश कहते हैं। हिंदी क्या है? हिंदी जो है आपकी आधुनिक भाषा जो आप आज के डेट में चल रही है अर्थात हिंदी क्या है? आधुनिक भाषा है। ठीक। हिंदी और अपभ्रंश के बीच में एक और भाषा आती है जिसको हम लोग बोलते हैं अवहट। अर्थात हिंदी और अपभ्रंश और हिंदी के बीच में एक भाषा आती है जिसको हम लोग बोलते हैं अवहट। क्या बोलते हैं? अवहट। अवहट की जानकारी पूछते हैं कि अवहट की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अवहट की जानकारी विद्यापति की कीर्ति लता से मिलती है। किससे मिलती है? विद्यापति की कीर्ति लता से मिलती है। अवहट की जानकारी किससे मिलती है? विद्यापति की कीर्ति लता से मिलती है अवहट की जानकारी। तो ये सब छोटी छोटी जानकारी आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत ही कंपलसरी और बहुत ही आवश्यक होती है, पूछ ली जाती है। थोड़ा सा और भी हम लोग बात करते हैं। तो हिंदी को रूप या फिर आकृति के आधार पर क्या बोला जाता है? हिंदी को रूप या फिर आकृति के आधार पर। चलिए हम इसको एक बार मिटाते हैं फिर आपको समझाते हैं, फिर यही लिख देते हैं।
हिंदी को रूप या फिर आकृति के आधार पर क्या बोला जाता है? तो हिंदी को रूप या आकृति के आधार पर वियोगात्मक या फिर विश्लिष्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वियोगात्मक या फिर विश्लिष्ट बोला जाता है हिंदी को रूप या फिर आकृति के आधार पर। रूप या आकृति के आधार पर संस्कृत को क्या बोला जाता है? तो संस्कृत को संयोगात्मक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संयोगात्मक बोला जाता है संस्कृत को रूप या फिर किसको? संस्कृत को। ये हो गया आपको हिंदी को और ये हो गया आपका संस्कृत को। संयोगात्मक बोला जाता है आपको आपका संस्कृत को। ठीक, तो ये इस तरीके से विकास हो गया। हिंदी कब से प्रचलन हुई, हिंदी पहले क्या बोला जाता था, ये सारी चीज़ें हमने समझा। ठीक, अब थोड़ा सा और भी हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि विश्व में जो सर्वाधिक 10 भाषा बोली जाती है उसमें से हिंदी का कौन सा स्थान है। तो विश्व में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है उसमें से, अर्थात विश्व में सर्वाधिक 10 भाषाओं में से जो आपका हिंदी है, हिंदी तीसरे स्थान पे है। हिंदी कितने स्थान पे है? तो आपका हिंदी तीसरे स्थान पे है हिंदी। पहले पे क्या है? तो पहले पे आपका अंग्रेजी, दूसरे पे आपका चीन की मंदारिन भाषा है आपकी। दूसरे पे मंदारिन कहाँ की है? तो मंदारिन भाषा है आपकी चीन की। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछता है मंदारिन कहाँ की भाषा है, तो मंदारिन चीन की भाषा दूसरे नंबर पे। तीसरे स्थान पे आपका आता है हिंदी। अर्थात विश्व में जो 10 सर्वाधिक भाषा बोली जाती है उनमें से पहले पे आपका अंग्रेजी, दूसरे पे आपका मंदारिन चीन की और तीसरे पे आपकी हिंदी हो जाता है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आएगा। एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आज की वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे संविधान में भाषा का रोल, अर्थात राजभाषा की उत्पत्ति और राजभाषा के बारे में हम लोग कल समझेंगे। तो हम लोग एक बार फटाफट रिवाइज करा देते हैं। हमने बताया सबसे पहले भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है जिसका अर्थ बोलना या फिर कहना होता है। कामता प्रसाद के अनुसार भाषा वो साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे में प्रकट कर सकता है तथा दूसरे की बातों को खुद भी स्वयं समझ सकता है। भाषा वाक्यों से, वाक्य शब्दों से और शब्द ध्वनियों से मिलकर बनी होती है। भाषा को 3 भागों में बांटा गया है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक की सबसे छोटी इकाई आपका वर्ण ध्वनि होती है, लिखित की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। कुछ विद्वान 2 ही मानते हैं, तीनों को मान्यता नहीं देते हैं। ठीक, और भी थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े तो हमने बताया कि वर्ण जो सबसे पहले स्वर होता है, स्वर से मिलके आपका क्या बना होता है? शब्द बना होता है। शब्द से मिलके पद मिलता है, पद से मिलके वाक्य बनता है, वाक्य से मिलके अनुमिति मिलती है। हमने ये भी बताया कि पद क्या होता है, स्वर क्या होता है और आपका वाक्य क्या होता है। हमने वाक्य को 2 भागों में बांटा, एक उद्देश्य और दूसरा होता है आपका विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग चले आए धीरे से हिंदी पे। हमने बताया हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत के भाष धातु से हुई है। हिंदी फारसी की भाषा है, हिंदी फारसी भाषा है। हिंदी का सर्वप्रथम उपयोग ईरानियों ने किया था। हिंदी भारूपीय परिवार की भाषा है, सौरसनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। सबसे पुरानी भाषा आपकी संस्कृत है। संस्कृत को हम लोग आर्य भाषा भी कहते हैं। आर्य भाषा का हम लोग कार्यकाल देखें भारत में, तो आर्य भाषा का कार्यकाल हो जो हम लोग प्राचीन रखते हैं 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्य में हम लोग 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक की हम लोग कार्यकाल को रखते हैं, और आधुनिक में 1000 ईस्वी से हम लोग अब तक के कार्यकाल को रखते हैं। हिंदी जो है सबसे पहले कहाँ से चली? संस्कृत से। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृतिक, प्राकृतिक से आपकी हिंदी बनी। संस्कृत देवों की वाणी, प्राकृतिक आपकी पाली आपकी गौतम बुद्ध की, और प्राकृत आपकी महावीर स्वामी की, और आपकी अपभ्रंश किसकी? अपभ्रंश टूटी फूटी भाषा, और उसके बाद हिंदी आधुनिक भाषा। हिंदी और अपभ्रंश के बीच में एक और भाषा जिसको अवट, जिसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो आपकी विद्यापति की कीर्ति लता से मिलती है। ठीक, और भी थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े हैं तो हम ये जाने कि हिंदी को रूप और आकृति के आधार पर हिंदी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी को वियोगात्मक या फिर विश्लिष्ट बोलते हैं, और संस्कृत को हम लोग संयोगात्मक बोलते हैं।
ठीक, थोड़ा सा और भी हम बोल आगे पढ़े तो हम ये समझे कि दुनिया में सर्वाधिक 10 बोली जाने वाली भाषाओं में से हिंदी का स्थान तीसरे नंबर पे है। ठीक, तो ये आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इतना पढ़े हिंदी के बारे में। कल हम लोग हिंदी को पढ़ेंगे राजभाषा के रूप में, इसको कैसे स्वीकृत किया गया, कब हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, कब विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, संविधान में कहाँ कहाँ और कौन कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।